प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आपका मित्र राजीव नई दिल्ली से आज का ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि बाबा साहेब जी के जो दिए हुए भाषण हैं, जिसपे पुस्तक लिखी गई थी जाति का संहार, यानी इंग्लिश में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ निखिल सबलानिया जी का। निखिल सबलानिया जी, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। जी, ये जो आप जानते हैं, आज का जो मैं कार्यक्रम लेकर आया हूँ, ये विशेष हमारी पुस्तक और बाबा साहेब जी के दिए हुए भाषण, जिसमें से जो पुस्तक आपने लिखी थी, दो पुस्तकें, एक पुस्तक में जो बाबा साहेब जी की इच्छा थी उसको आपने एक तरीके से पूरा किया है। जी भारत में जातियाँ और जातियों का संहार। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा और थोड़ा दर्शकों को बताएंगे इससे जुड़े आपके जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है बुक से जुड़े, बाबा साहेब जी के भाषण से जुड़े, और उसका क्या क्या असर पड़ेगा और पास्ट में क्या इसका कोई असर पड़ा था उस चीज़ का। तो मैं शुरू करता हूँ आज के इस कार्यक्रम को। और जैसा आप जानते हैं कि बाबा साहेब जी की जयंती भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा इस पुस्तक को लेके, और आपस में जो भी चीज़ है कनेक्ट करती है उसके बारे में मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे इस भाषण के बारे में कुछ बताइए जो बाबा साहेब जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। जी मैं बताता हूँ। इस भाषण का जो नाम था इंग्लिश में वह था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। लोग भारत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोलते हैं। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, एनहाइलेशन इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। हम भी उसको पहले एनहाइलेशन बोलते थे। जब मैंने इसको ट्रांसलेट करी, अनुवादित करी हिंदी में, तो फिर मैंने जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने खोजी, तो इसका नाम था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसे हिंदी में नाम दिया भारत में जाति का संहार। ये जो भाषण है, इस भाषण की ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है? हुआ यूं था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन में लंदन में भारत के विभिन्न समुदायों को, भारत के रजवाड़ों को सामुदायिक आधार पर, उनके राजघरानों के आधार पर और धार्मिक आधार पर कई तरह के, जिसे कहते हैं कॉम्युनल रिवॉर्ड, अर्थात कि कई तरह के उनको नया, भारत का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसके तहत कई तरह के कई तरह के मतलब अपॉर्चुनिटीज या कई तरह के सुरक्षा दी गई। तो अब वो समय क्या था, उससे पहले हम, तो उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान भारत के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बीच में और भारत के जो उच्च वर्गीय हिंदू हैं उनके बीच में काफ़ी ताना तानी, काफ़ी कश्मकश, काफ़ी संघर्ष हो गया था। अब वो संघर्ष, उस समय जो हिंदुओं के प्रमुख नेता थे वो थे गांधी जी जी, और जो शेड्यूल कास्ट के नेता थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। तो उस कश्मकश के अंदर जो विचार उत्पन्न हुए, उस विचारों से हिंदुओं के अंदर एक परिवर्तन की लहर आई। उसके तहत काफ़ी सारे संस्थाएं जो है, हिंदुओं ने नए अपने संस्थाएं शुरू करी, जिसमें से एक संस्था थी लाहौर में जात पात तोड़क मंडल। लाहौर आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वह पहले भारत, इंडिया का हिस्सा था। वहाँ पर एक व्यक्ति थे, खासकर जो डॉक्टर अंबेडकर जी को बहुत पसंद करते थे, उनका नाम था संत राम। संत राम वैसे तो प्रजापति समाज जो होता है, कुम्हार जाति, उससे आते थे, लेकिन जाति के विरुद्ध उन्होंने पंजाब में संघर्ष शुरू किया हुआ था, और भी उनके कई साथी थे। तो पंजाब में एक और थे मिशनरी जो जाति के खिलाफ लड़े, वह थे बाबू मंगू राम। तो जात पात तोड़क मंडल में डॉक्टर अंबेडकर जी को बुलाया गया क्योंकि वे प्रमुख नेता थे।
अनुसूचित जाति के लोगों के। अब ये अनुसूचित जाति आज बहुत से युवाओं को नहीं पता। इसमें जो जातियाँ प्रमुख जाति से उत्तर भारत में आती है, जाटव हो गए, सोनकर हो गए, और रैगर हो गए, और कोरी हो गए, कोली हो गए, वाल्मीकि हुए, और कई जातियाँ तो उत्तर भारत की है। फिर महार महाराष्ट्र से आती है जाति, एक सतनामी जाति आती है मध्य प्रदेश में जो काफ़ी हैं। जी तो अलग अलग समुदाय हैं। तो ये जितने भी समुदाय डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ थे, अब ये सारे समुदाय और बाकी जो हिंदू है समुदाय, वे सब एक हो जाए, ऐसी मंशा थी। और ऐसी मंशा के अंदर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को बुलाया। अब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत से ये भाषण लिखा, और इस भाषण को लिखने का जो मकसद था वो सभी हिंदुओं को संबोधित करने का था, और इसका मकसद था कि हिंदू कैसे एक हो जाए। और बड़ा सुंदर उन्होंने भाषण लिखा। लेकिन ये भाषण पढ़ने के बाद जो आयोजक थे उनमें से कुछ लोग तो चाहते थे कि भाषण हूबहू हो, और भाषण प्रकाशित भी हो चुका था। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना वो आपत्ति जताई, और फिर अंततः डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी जाने से मना कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये भाषण वह उनको देने से वहाँ पर रोका गया। अब ये बात सोचने की, मैंने भी जब इसे अनुवादित किया तो इसको अनुवादित करते हुए मुझे तो यही लगा कि भाई ये तो भाषण है तो हिंदुओं के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए था। अब उन लोगों ने पता नहीं इसको किस दृष्टिकोण से देखा, किस नज़रिए से देखा कि उन्होंने उनको देने नहीं दिया। तो इसमें डेट भी डली हुई है, 1936 में ये लिखा था। तो 1936 में लिखा, तो अब अगले वर्ष, मतलब ये जो वर्ष है ना 2025 जो अब चल रहा है, ये 90वां वर्ष है इस भाषण का जब उन्होंने लिखा। तो अब अगले वर्ष 2026 में इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 90 वर्ष, सॉरी 90 वर्ष, हाँ 90 वर्ष मतलब पूरे हो जाएंगे 2026 में। 2036 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जी जी। तो मैं एक बार यहाँ पे दर्शकों को एक बार अपना नंबर भी बता देता हूँ। मित्रों, पुस्तकों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527338138। तो निखिल सबलानिया जी, जब आपने इस भाषण को अनुवादित करने की सोची तो ये शुरुआत आपकी कैसे हुई, मतलब आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत से लोग इस भाषण को हिंदी में चाहते थे पढ़ना, तो बहुत से लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते थे कि आप इसको करिए, आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, प्रकाशित भी करिए। ऐसा नहीं है कि ये था नहीं उपलब्ध, कई प्रकाशकों ने पहले किया है, लेकिन थोड़ी भाषा जटिल होने की वजह से लोगों को दिक्कत आती थी। तो मेरा प्रयास था कि मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं और सरल भाषा में करूं, ताकि आम जनमानस के भी समझ में आए। दूसरा ये कि डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि उनका ये जो भाषण है, ये उनका भाषण साथ में उनका एक 1916 का लेख था, कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ। तो डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि उनका ये 1936 का भाषण और उनका 1916 का लेख, भारत में जातियाँ, ये दोनों एक साथ प्रकाशित किए जाए। तो मैंने इसलिए इन दोनों को एक साथ प्रकाशित करके डॉक्टर अंबेडकर जी की जो इच्छा थी वो इच्छा मैंने पूरी करी। जी, उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में भी कहा था अगली बात, इन दोनों को सम्मिलित करके मर्ज करके एक पुस्तक में लाया जाए। ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा ये उन्होंने 1944 में कहा था। भाषण लिखा 1936 में जी। 1944 में उन्होंने कहा था, और जो उन्होंने कहा था वो लिखित रूप में हमारे पास है, इसलिए हमने इसको इस पुस्तक में भी उस बात को डाला है, डेट के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी की, कि किस डेट को उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी थी। जी, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। एक विशेष यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा को आपने रखा कि जब उनकी हम सारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। जी जी जी। चलिए, मैं उनकी सारी इच्छा पूरी करूँगा जी। तो मतलब भारत में जातियों को नेक्स्ट ईयर 110 कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, जो साथ में जो इसमें लेख है भारत में जातियाँ, उसको जी 110 वर्ष हाँ पूरे हो जाएंगे। अभी 110वां वर्ष चल रहा है। तो मित्रों, यहाँ पे अभी आपको पता चला, जैसे निखिल सबलानिया जी ने कहा कि
90 वर्ष नेक्स्ट अगले साल 2026 में पूरे हो जाएंगे जाति का संहार, एनिलेशन ऑफ कास्ट को। और उसके बाद 10 वर्ष बाद आप नहीं, सॉरी, उसके बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके बाद भारत में जातियों को 110 वर्ष हो जाएंगे। तो ये पुस्तक आप देख सकते हैं जो निखिल जी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की व्यक्तिगत इच्छा पूरी करी है, एक ऐसा हम कह सकते हैं इस पुस्तक को लिख के। ये देखिए आप आपकी स्क्रीन पे है, दोनों पुस्तक को सम्मिलित करके निखिल जी ने बाबा साहेब जी की व्यक्तिगत इच्छा को पूरा किया है, ना उनके विचारों को पूरा किया है, बल्कि बहुत उनके जो जटिल जो उनका मतलब भाषण था उनको सिंपल करके बहुत ही सरल भाषा करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जो आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस पुस्तक के लिए। मोबाइल नंबर 8527338138, राजीव नाम है मेरा। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं मुझे, देर रात तक फ़ोन कर सकते हैं, मॉर्निंग में फ़ोन कर सकते हैं। तो निखिल जी, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मेन चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या ये भाषण हिंदुओं के विरोध में लिखा गया है या हिंदुओं के विरोध में था ये भाषण? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये भाषण तो लिखा ही हिंदुओं की एकता के लिए था जी। तो विरोध में क्यों होगा? ये तो उनकी गलतफहमी थी ना, जो जात पात तोड़क मंडल था उनके सदस्यों की गलतफहमी थी कि उन्होंने इस भाषण को हिंदुओं के विरोध में ले लिया। असल में क्या था, मैं आपको बताता हूँ, और भी कारण थे। आर्य समाज जो है ना, मूवमेंट जो चली थी, आर्य समाज आंदोलन क्या था, तो अंग्रेज जो है ना वो हम पे जातिवादी होने का जो इल्ज़ाम लगाते थे, उस इल्ज़ाम से बचने के लिए, मैं ये नहीं कहना उस इल्ज़ाम के ऊपर काम करने के लिए, उस इल्ज़ाम से बचने के लिए आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ऐसी मूवमेंट चली, ऐसे आंदोलन चले। लेकिन उनका मकसद जाति ख़त्म करना नहीं था, उनका मकसद ये था सिर्फ ये अंग्रेज़ों के आगे और पूरी दुनिया के आगे ये संदेश भेजना कि हम एक हैं, हम एक है। अब कैसे हम एक है? हम इस हिंदू फोल्ड में कि हिंदू समुदाय के रूप में एक है, लेकिन हिंदू समुदाय के रूप में हम जाति में बटे रहेंगे, वो हमारा अपना मामला है। तो शुरू से ही आर्य समाज के या ब्रह्मो समाज का मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, पर ये जितने भी मूवमेंट हुई है, शुरुआत से इनके अंदर ये विचारधारा आ गई थी कि वर्ण व्यवस्था सही है। अगर वर्ण व्यवस्था सही है तो जात पात भी फिर सही हो जाती है, और फिर अगर जात पात सही हो जाती है तो फिर ये क्या एक हिंदू समाज बनाना चाहते थे। इनका एक हिंदू समाज बनाने का मकसद ये था कि ये सिर्फ अंग्रेज़ों को बताना चाहते थे कि भाई हम एक हैं, आप हम पे इल्ज़ाम ना लगाओ। अब जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, जब इसमें अब वो कह रहे हैं कि भैया तुम तो बटे हुए हो, तुम बटे हुए हो, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक कैसे हो। अब ये समस्या हो गई, और ये समस्या उन्होंने संविधान बनाया, और तब से लेके आज तक है। एक हिंदू ये पसंद क्यों नहीं करता आज कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया? क्योंकि संविधान, देखिए धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म जिसे हम धर्म बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली लॉ, वो कानून होता है जी। तो हिंदू के लिए कानून कौन बनाएगा? वह कहते हैं जी हमारे जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है ना, वही हम कानून है। तो जब हिंदू ये कहता है तो उस हिंदू में और उस मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता। जब मुसलमान कहता है कि भैया हम तो शरिया के हिसाब से चलेंगे, और जब हिंदू कहता है कि हम तो अपने धर्मशास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, जबकि दोनों ही सूरतों में, दोनों ही धर्मों के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रही। लेकिन अब समस्या ये है कि ऐसी एक कील ठोक दी गई है कि जिसे उखाड़ फेंकना अब उनके बस के बाहर हो गया है। और यही उस समय हुआ कि जब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो लिखा भाषण, तो उनको ये समस्या हुई कि अगर ये डॉक्टर अम्बेडकर जी हमें समाधान बता रहे हैं, तो अब वो बात यह है कि चेंज कौन करेगा? तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी के अंदर, क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस तरह से देखते थे कि ये हमें समाधान बता सकते हैं? ये बात उनको बुरी लगी असल में, कि एक इस जाति का व्यक्ति या इस वर्ण का व्यक्ति हमें समाधान कैसे बता सकता है। तो जो और लोग होंगे उनको बुरी लगी होगी। इस भाषण के अंदर उन्होंने सीधे मुंह तो ऐसा नहीं बोला था कि अगर मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ और इसको मैं छोड़ रहा हूँ,
हाँ, इस भाषण में उन्होंने संकेत दिया था, थोड़ा सा संकेत, स्पष्ट नहीं बोला था। नासिक के अंदर उन्होंने एक घोषणा करी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में नहीं। देखिए, ऐसी घोषणा इंसान करता है अगर गुस्से में करता है, लेकिन तब भी अगर वो हिंदुओं के आयोजन में आ रहा है और वो हिंदू धर्म की अगर बात कर रहा है, तो ये उन लोगों की समझ थी कि उनको समझना चाहिए था कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने परेशान होकर ऐसी एक घोषणा कर दी, लेकिन वो फिर भी अगर आ रहे हैं, तो उनका मकसद धर्म को छोड़ना तो नहीं था। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, अगर उनको धर्म छोड़ना होता तो फिर वो आते ही नहीं, घोषणा के बाद भी नहीं आते, या शायद वो घोषणा के आसपास भी नहीं आते। एक उनके अंदर ये भी भय हुआ, उनको ये लगा कि भैया अगर ये आ रहे हैं तो ये तो धर्म, हमारे धर्म में रहेंगे नहीं, तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं हमारे धर्म के बारे में। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने कुछ छोड़ा तो नहीं था। गुस्से में कोई बोल दे, आप उसको परेशान करो और वो बोल दे, तो अब उनके ऊपर है ना कि वो उनको मंच देते, उनको बोलने का मौका देते, और उन्होंने जो उपाय बताए थे उस पर काम करते, तो सूरत कुछ और होती, हो सकता है। लेकिन ना तो तब उन्होंने उनको मंच दिया, और जब संविधान सभा में वो गए संविधान निर्माता, प्रमुख निर्माता के रूप में, वो तब से लेकर आज तक देख लो, उनका क्रिटिसिज्म किया जाता है हर चीज़ में। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये और कुछ नहीं है। तो संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए कहा जाता है कि वो तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और भी लोग थे। चलो हम कहते हैं हाँ भाई, आप जो कह रहे हो वो सही बात है, तो संविधान में बुराई के लिए फिर बाकी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। हाँ, उन्हीं के ऊपर दोष मत दे। अगर आप ये कह रहे हो कि वो तो सिर्फ चेयरमैन थे और बाकी लोग जो है ना वो लिख रहे थे, चलो हम तो मान रहे हैं बाकी लोग लिख रहे थे। असल में जो हमारा जो संविधान बना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी प्रेरित था, और जो कि 1935 में आया था। 1935 में मोतीलाल नेहरू जी ने लिखा था। तो अब कोई मोतीलाल नेहरू जी के लिए तो नहीं बोलता कि 1935 में उन्होंने जो एक्ट लिखा था जिसके ऊपर संविधान मुख्यतः आधारित है वो गलत है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो बाकी लोग थे उनके लिए कोई नहीं बोलता। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तब भी ऐसा हो रहा था और आज भी ऐसा हो रहा है, और ये भविष्य में भी होगा। क्योंकि जब तक ये सोच रहेगी, जब तक ये धर्म रहेगा हिंदू धर्म, या जब तक ये हिंदू धर्म के अंदर सोच रहेगी, तब तक ये ऐसे एक दूसरे, ये आपस में जाति में भिड़ते हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अच्छा, जाति के अंदर भी ये होता है, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? एक जाति के अंदर जाति वाला। उसमें भी मतलब आप, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं तो जाति मानता नहीं, मैंने कभी अपनी जाति के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखा, मैंने कभी अपनी जाति पे कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी कोई किताब नहीं छापी। किताब जो मेरी दलित की गली है उसमें रेफरेंस है वो, क्योंकि रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है, इसलिए उसको। तो आज ही मेरे जाति, तथाकथित मेरी जाति वाले ने एक बड़ा ही अभद्र टिप्पणी लिखी, ना मैं उस व्यक्ति को जानता ना वो मुझे जानता। अच्छा। अनजान व्यक्ति और अभद्र टिप्पणी लिख रहा है। जब मैं कई सालों पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें लोगों तक भेजी, तो कई अपनी जाति के भी ऐसे लोग थे जिन्होंने पुस्तकें ली और पैसे नहीं दिए। भाई मैं तो कहता हूँ हमारे परिवार में बहुत लोगों को धोखा मिला है, भाई भाई ने दिया, और ये हर जगह हो रहा है। आप चले जाओ कोर्ट में, चले जाओ भारत के न्यायालयों में, देखो क्या दो भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे? अब वो क्या अलग अलग, एक ही जाति के, अलग अलग जाति के, वो तो एक परिवार के, एक जाति के, तब भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और फिर लेकिन बस ये है कि एक दिमाग में बात बैठ गई है, तो वो बाबा साहब जी के बारे में गलत बोलते रहते हैं। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके कई जगह पे मैंने देखा है, कई जगह पे होता है ऐसा, और आपको भी कई लोग ऐसे मतलब अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। तो सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बाबा साहेब जी तो सिविलाइज्ड रहे पूरी पूरी अपनी लाइफ थ्रू आउट, उन्होंने कभी किसी को कोई गलत बात नहीं की, ना ही कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई बात करी। हम ये कहते हैं कि बाबा साहेब जी से हम बहुत प्रभावित है, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके व्यक्तित्व से, उनके परसोना से। तो उनको अगर हम अपना अपना प्रेरणा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं उनको, तो हम कैसे किसी रैंडम इंसान को, या हम जिसको जानते नहीं है, कैसे हम जाके उसको अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं? जबकि बाबा साहेब जी ने तो कभी ऐसा किसी को कुछ कहा ही नहीं, और अभी उन्होंने कोई भी बात अपनी रखी है तो सिविलाइज वे में रखी है, कभी मैं भी उन्होंने आपको ना किसी को इस गलत पे नहीं एक कहा। एक दो और उदाहरण, ये हर जगह होता है और ज़्यादातर होता है, ये क्या है, क्या मतलब, या ये मिस डायरेक्शन क्या है लोगों मैं को आप यूथ? मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ। मतलब ये उदाहरण आप भी सुनेंगे, दर्शक भी सुनेंगे। जी, मैं वही तभी बताना चाहता हूँ, लोगों ये को बहुत सिंपल सी मेरे बात समझ जीवन के नहीं आती उदाहरण है। है, मैंने बताया नहीं है कभी, मैं आपको बताता हूँ। कनॉट प्लेस के अंदर दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, तो कनॉट प्लेस में एक बार मैं, मेरी वाइफ, हम लोग
सीपी की जो इनर सर्कल की जो पार्किंग है वहाँ पे खड़े थे। तो पार्किंग में बाहर जाने के लिए लाइन गाड़ियों की लगी हुई थी। जी। तो उस समय मैं कार में पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी की और काशीराम जी की फोटो लगी होती थी। तो अच्छा। हुआ यूं कि वो लाइन लगी हुई थी। हम्म। तो और लोग ना साइड से जा रहे थे, हम्म। हम खड़े थे, हमारे आगे वाला बढ़ नहीं रहा था। अब वो बढ़ नहीं रहा था तो जो बाकी निकल गए तो वो देखकर मैंने भी साइड से ले ली। मेरे पीछे एक और कार थी, उसको एक लड़की ड्राइव कर रही थी। तो वो लड़की जो ड्राइव कर रही थी, अब उसको बुरा लगा कि मैं आगे निकल गया। उसने ये नहीं देखा कि बाकी मेरे आगे वाले नहीं निकल रहे, साइड वाले तो आगे जाते जा रहे हैं। एक्चुअल लाइन मेरी लाइन थी, जिसे निकलना था उनकी कोई होगी। उसने दूसरी लाइन से निकालना शुरू कर दिया पार्किंग वाले ने। तो मैं बड़ी देर से खड़ा था तो मैं लेके निकल गया। तो उस लड़की ने कार के पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी की फोटो देखी देखी तो कहती है, साले अंबेडकर की फोटो लगाता तेरे को गोली मार दूंगी। ये दिल्ली की एक शिक्षित, बताइए मैंने आपको कभी ये बात नहीं, नहीं बताई ना, कभी नहीं, कितने पहली साल बार से। बता रहे हैं आप मुझे। तो दिल्ली की एक शिक्षित लड़की, मैं विद फैमिली बैठा हुआ हूँ, और इस तरह से उसने मेरे को, और जो पार्किंग वाले थे वो भी स्तब्ध होकर उसको देख रहे। तो आपने जो प्रश्न पूछा, मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि अगर उसको मेरे से बुराई लगी, उसको मेरे में गलती लगी, तो वो मेरे को बोलती, मेरे से आके बहस करती। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो लगा के, और क्या मेरा इतना बड़ा अपराध हो गया था, जो बाकी लोग निकल रहे थे तो मैं भी निकल गया था, क्योंकि मैं तो खड़ा हुआ था पहले से। तो वो मुझे कहते हैं कि गोली मार दूंगी। मैंने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो तब भी मेरी कार के पीछे बाबा साहेब जी की फ़ोटो लगी होती थी। तो मैंने देखा एक लड़का बाइक पे आया, उनकी फ़ोटो पे थूक के गया। ये जो एक विकृति है, पॉइजन वाली सोच, इंसान इतना नफरत भर के, मतलब क्या करेगा इसका, कहाँ ले जाएगा और कैसे उनके माइंड में आता है। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि इसी चीज़ को आप कहीं और चैनलाइज करें, पढ़ने में करें, लेकिन ये कुछ, नहीं, ये आप शायद इस इनकी। देश का दृश्य देखिए ना। हाँ। ये देश दोबारा गुलाम हो चुका है, और इस समय ये अमेरिका का हुआ है। ये हो चुका है अमेरिका का गुलाम। हमारी जो सरकार है वो अमेरिका द्वारा चल रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वहां पे सैनिक कहाँ से गए? ज़्यादातर वही गए जिनके साथ जाति का दमन होता था। अब यदि सरकार बदली तो फिर वहीं जाएंगे वो, और अब के जाएंगे तो वो 47 दोबारा नहीं आएगा। जी। मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि जो स्लेवरी काइंड ऑफ, ये जो भाई थिंकिंग आपने है। जो प्रश्न पूछा कि ये नफरत कहाँ है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना, ये नफरत कहाँ है। धर्मशास्त्रों में तो अच्छी बातें भी सिखाई जाती है है ना। जी। अच्छी बातें भी सिखाई जाती है, और कौन ले रहा है अच्छी बातों को? बुराई लेना आसान है, बुराई ले रहे हैं। चलिए। हिंदू धर्म सिखाता है चार। आप ये बताइए, मैं सबसे पूछता हूँ कि हिंदू धर्म कहता है वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम क्या होता है? 25 साल तक ब्रह्मचर्य। हिंदू कितने साल में शादी कर रहा है? 18 में कर रहा है। आज से 100 साल पहले कितने में कर रहा था? 5 साल के बच्चे की शादी कर रहा है, 7 साल के बच्चे की शादी कर रहा है। 50 के अंदर आप, 50 तक आप गृहस्थ होते हो। गृहस्थ होने के बाद आप कहते हो संन्यास, आई थिंक। फिर गृहस्थ चलता है, फिर संन्यास। 50 साल में कौन संन्यास ले रहा है? 75 में कहते हैं वनप्रस्थ। 50 में तो लोग यहाँ राजनीति में आते हैं। 75 में कहते हैं वनप्रस्थ की, वन को जाओ, संन्यास भी छोड़ो, गृहस्थ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। 75 में तो यहाँ पर जो है ना, सत्ता के गलियारे में पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो कौन से हिंदू धर्म को मानते हैं? जी। तो निखिल जी, ये बताइए आप, इस कुछ भाषण की जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो जरा आप थोड़ा इस पर जरा गौर डालेंगे तो जरा हमारे दर्शकों को भी पता चल जाएगा। देखिए, विशेषता क्या है कि इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल टेक्स्ट, बहुत अच्छा खूबसूरत एक भाषण है। और विशेषता यही है कि बाबा साहेब जी ने, देखिए बाबा साहेब जी ने इसमें
अगर ढंग से पढ़ें तो मैंने इसमें कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। वो जो मैंने लिखा है ना, वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा है। शायद प्रथम, अभी वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताया था। इसकी खूबसूरत बात यही है कि मुझे ये भाषण ना, एक्चुअली लोग कुछ भी कहें डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में गलत बोलते हैं, मुझे ये भाषण पढ़ के, और जब मैं देखिए पढ़ना एक अलग होता है, जब उसको आप अनुवाद करते हैं वो अलग होता है। जी तो इसे अनुवाद करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक तो उन्होंने हिंदुओं की एकता के लिए लिखा। इसमें उन्होंने कई सुझाव दिए, जो दो प्रमुख सुझाव हैं हिंदुओं की एकता के लिए। देखिए उन्होंने कहा, उन्होंने तारीफ करी कि हमारे जो धर्मशास्त्र है उनमें कई अच्छी बातें भी है, तो हमें एक किताब ऐसी करनी चाहिए, कि एक किताब ऐसी करनी चाहिए जिसमें से जो भी हिंदुओं को विभाजित करने वाली विचारधारा है उसको हटा दे, उसको हटा के एक किताब लिख ले, अच्छी अच्छी बातें सारी उसमें डाल ले। दूसरा कि जाति जो है ना वो पुरोहित वर्ग से पैदा होती है। पुरोहित वर्ग को इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल गई, तो पुरोहित वर्ग शोषण करने लग गया, उसने अपने हिसाब से नीतियां बनानी शुरू कर दी। तो पुरोहित वर्ग जो है ना वो सबके लिए खुला अवसर हो, हर कोई पुरोहित बन सके। और उसके लिए उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया दिए कि जैसे एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो, जो उस एग्ज़ाम को पास करे वही पुरोहित बने। कोई गलत, ऐसा अभी क्या होता है आजकल, कोई भी चोगा पहनकर कुछ भी बन जाता है, फिर कोई गलत काम करता है तो धर्म बदनाम होता है। तो जैसे डॉक्टरों की या वकीलों की एक बार एसोसिएशन होती है, वैसी एक एसोसिएशन बने। मतलब मेरे को लगता है जैसे मूलतः अगर हम ईसाई धर्म को देखें तो एक पोप जो होते हैं वो पूरे ईसाई धर्म को, हालांकि वो रोमन कैथोलिक हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ईसाइयों के अपने और भी वो होते हैं, सेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली रोमन कैथोलिक जो है ना वो कंट्रोल करता है सारे ईसाइयों को पूरी दुनिया में। तो वो ऐसा शायद सोचते होंगे कि भाई जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी अलग अलग विभाजित जो पंथ हैं वो सब एक जगह हो जाए। एक, अब शंकराचार्य ही देखिए, कई तो शंकराचार्य है, कई तरह की पोस्ट्स हैं, सबके आपस में विवाद होते रहते हैं। अब सिस्टमाइज नहीं है हमारा, ना तो जो सिस्टम था वो बिगड़ गया बहुत सालों पहले, वो सिस्टम की वजह से सब अनएम्प्लॉयड हो गए, फिर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। तो वो सिस्टमाइज करने की उन्होंने बात करी थी इसमें, और मेन बात तो यही थी कि भाई आप जाति तोड़ो, जब तक आप जाति नहीं तोड़ोगे। तो जैसे कुछ इसमें कोटेशन मैंने उनकी जो अच्छी लगी, तो कुछ मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो जी तो। जी बिल्कुल सुनाइए, तो दर्शकों को भी पता चले। जी जी। तो एक उनकी कोटेशन है इसमें से, यूरोप में कभी भी असहाय कमज़ोर का इतने शर्मनाक तरीके से शोषण करने का षड्यंत्र नहीं रचा गया जैसा कि हिंदुओं के मामले में है। भारत में कभी भी यूरोप की भांति कमज़ोर और ताकतवर के बीच हिंसक युद्ध नहीं हुए। फिर भी यूरोप में कमज़ोरों को शारीरिक हथियार के तौर पर फौज में सेवा देने की, पीड़ा में राजनीतिक हथियार और नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा पाने की आज़ादी थी। यूरोप में कभी भी बलशालियों ने मुक्ति के ये तीन हथियार कमज़ोर से नहीं छीने। तो ये वह क्या समझाना चाह रहे हैं कि यूरोप में क्या हुआ, कि यूरोप में तो बहुत हिंसक युद्ध हुए। हमने देखा कि दो विश्व युद्ध, जब ये लिखा था तब तो दूसरा नहीं हुआ था, पर उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध और फ्रांस की युद्ध हुआ, और अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ, और बहुत युद्ध हुए। लेकिन इतने हिंसक होने पर भी, इतने हिंसक युद्ध होने पर भी उन्होंने कमज़ोर को शारीरिक हथियार के तौर पर फौज में सेवा देने की, और पीड़ा में राजनीतिक हथियार और नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा। तो जो तीन चीज़ें इन्होंने बताई है बाबा साहब जी ने, एक, सुरक्षा किससे होगी, आदमी की हथियार से। तो उन्होंने इतने युद्ध होने के बाद भी जो उनके वर्ग के कमज़ोर थे उनको कभी भी हथियारों से, फौज से, आत्म सुरक्षा के उपकरणों से वंचित नहीं किया। दूसरी वो कहते हैं पीड़ा में राजनीतिक हथियार। अब देखिए राजनीति पीड़ित लोगों के लिए है, वह जो हाशिए पे गए। लेकिन भारत में क्या है, जो हाशिए पे जाता है उसको और हाशिए पे भेजा जाता है।
आज भी भारत की राजनीति को अगर हम देख ले, हम कह रहे हैं स्वतंत्र हम हो गए, एक राजनीतिक पार्टी बता दीजिए जो बिना धन बल के सत्ता में आती हो, तो वो पीड़ितों की तो पार्टी नहीं आ रही कोई। तो ये वो बात कह रहे हैं कि आप पीड़ित को राजनीति में अवसर दे। हमारा चुनाव आयोग, जितने भी उनकी सोच थी, जितने भी उनके कई प्लानिंग्स थे, कुछ काम नहीं हुआ उस पर। अब क्योंकि ऐसे ही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो वो इसके विरुद्ध कोई काम भी नहीं बनाते। तो भारत में तो क्या हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब कौन आ रहा है सत्ता में? पीड़ित नहीं आ रहा, जो पीड़ित कर रहे हैं वो लोग सत्ता में आ रहे हैं। पीड़ित करने वाले सत्ता में आएंगे तो फिर वो आज भी वही है कि हथियार से वंचित। और तीसरा उन्होंने कहा कि नैतिक हथियार के रूप में शिक्षा। आप देखिए कि हमने जो शिक्षा प्रणाली बनाई, हमने पहले ही दो प्रणाली बना दी, एक प्राइवेट प्रणाली और एक सरकारी प्रणाली। वो प्राइवेट प्रणाली में वो हैं जो पीड़ा देने वाले हैं, और सरकारी में कौन है जो पीड़ा लेने वाले हैं। अब वो सरकारी वालों को थोड़ी वो उग्र हो जाते हैं, जब किसी का दर्द ज़्यादा बढ़ेगा तो वो उग्र होगा ही होगा। वो उग्र हो जाते हैं तो उसको ये पीड़ा देने वाले उठा के साइड कर देते हैं। तो वो जो शिक्षा भी सही प्रकार से भारत में आज भी नहीं मिल रही, तब भी नहीं मिल रही। तो ये कोटेशन है, आगे हम और जारी रखेंगे, आप अपना प्रश्न जारी रखें। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो भाषण है बाबा साहेब जी का, इसका उस समय पे, वर्तमान समय पे भी, अभी भी और उस समय पे भी क्या इफेक्ट पड़ा है हिंदुओं पे? उस समय पास्ट में भी और आज की डेट में भी कहें तो आज भी इसका इफेक्ट क्या हुआ? देखिए इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट कैसे होता है। ये बात समझने की है। अब जब डॉक्टर अंबेडकर जी जैसे विद्वान और इतने बड़े नेता को ये भाषण देने से वंचित किया गया, तो उन्होंने फिर इस भाषण की प्रतियां प्रकाशित जो हुई वो सेल करी, लोगों तक लेके गए, लोगों ने पढ़ा। अच्छा, उनकी जो किताबें थी वो किताबें भारत के लोगों से ज़्यादा अंग्रेज पढ़ते थे। जी। तो अंग्रेजों तक ये जानकारी और गई, वहाँ के जो आम लोग विद्वान थे वे लोग पढ़े। जब वो पढ़े तो फिर क्या हुआ, अखबारों में बातें आई, तो मुद्दा बना। तो ये सारे मुद्दे गर्म होते गए, तो ये गर्म होते गए, फिर इससे क्या होता है, समाज पे एक दबाव बना कि भाई आप जो है ना और ज़्यादा काम करो ताकि ये समाज एक हो, ताकि जो लोग हाशिए पे चले गए या जाने वाले हैं उनको किस तरह से आप इस नए राष्ट्र के अंदर सम्मिलित कर सको। तो इन सब चीज़ों का दबाव ही बन के फिर ये हुआ कि 1949 में, 49 में जो हमारा संविधान आया, पारित जो हुआ, गणतंत्र बना, फिर 50 में पारित हुआ ऐसा। तो फिर ये गणतंत्र में जो सहूलियतें दी गई, या कहें कि मैं तो कहूँगा जो अन्याय के खिलाफ उसको बैलेंस करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई, ये सब उसी का परिणाम है। और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी का करीब आना भी इस भाषण, ये जो भाषण है इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये भाषण एक हिस्सा है इतिहास का कि वो करीब आया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के जब मैंने इसे, इसमें उनके पत्राचार हैं जी। तो उनके पत्राचार से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जब मैंने उनको अनुवादित किया कि गांधी जी के जो विचार थे ना वो पुरातनवादी थे। पहले वो वर्ण व्यवस्था मानते थे, जाति व्यवस्था मानते थे। लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर जी की लेखनी का कमाल था, और ये डॉक्टर अंबेडकर जी की लेखनी की विशेषता थी कि गांधी जी का उनकी लेखनी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता था। ये मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो जो शब्द डॉक्टर अंबेडकर जी के थे ना वो बाद में गांधी जी के मुंह से निकलने लगे। तो मैं पर्सनली, मतलब गांधी जी को मैंने इतना स्टडी नहीं किया, पर मैं जब पर्सनली जब मैंने उनको पढ़ा, और वाकई में उनके जो लॉजिक थे ना वो बहुत पुअर लॉजिक थे। जब मैंने पढ़े, इसके अंदर ही ट्रांसलेट करते हैं, बड़े पुअर लॉजिक देते थे वो। लेकिन जब वो डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करी और उसके बाद में जो उन्होंने अपने लॉजिक दिए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी के तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक, मतलब उनकी तो आप शिक्षा का स्तर ही बहुत हाई था। वो इतिहास भी पढ़ते थे, वो राजनीति भी पढ़ते थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्र भी पढ़ते थे। और मैंने तो देखा कि उनको साइकोलॉजी की, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स हूँ, तो उनको साइकोलॉजी की भी नॉलेज थी, साइकोलॉजिस्ट की नॉलेज थी उस टाइम पे। तो इतने ज़्यादा, देखिए ना भारत का दुर्भाग्य, देखिए कि वो फोटो देख के कहते हैं कि गोली मार देंगे। ये
बुद्ध को साइड कर दिया इन्होंने, ये बुद्ध को साइड किया ना, आपके साथ कार्यक्रम मैंने बताया, बुद्ध को साइड किया, गुलाम बने। अब ये डॉक्टर अम्बेडकर जी को साइड कर रहे हैं, फिर गुलाम बनेंगे। मैं आपके इस वीडियो में मैं मुंह से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। क्यों बनेंगे? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी को साइड किया है ना। हु इज डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर अम्बेडकर एक विचारधारा थी जो खासकर हिंदुओं को एक करने वाली थी। वो विचारधारा थी जो हिंदुओं के अंदर पिछड़ गए गरीब या आने वाले समय में गरीब होने वाले उनके कल्याण की विचारधारा थी। जब एक समूह में आप अपने मेजोरिटी को, अपने बहुसंख्यकों को, पहले तो आपने हाशिए पे धकेला या जैसा भी आपने किया बर्ताव, जब आपको मौका मिला, आपको समझ आई, फिर आप अगर वैसा कर रहे हैं तो आप बताइए फिर आपको बचाने कौन आएगा? आपके परिवार में 10 लोग हैं, आप 10 में से अगर 3 ही मजा उठाओगे और 7 को आप धक्के मार के भगाओगे, और फिर जब आप पे कोई और 10 लोग मिलके इकट्ठे आएंगे, तो 10 नहीं, अगर वो मिलके आएंगे ना, और वो जो आप 3 हो, 3 भी आपस में 3 नहीं हो, तो फिर जो 5 एक होके आएंगे उनके आगे आप कहाँ पे आप टिक पाओगे? आप, मैं ये लड़ाई की बात नहीं कर रहा कि कोई युद्ध होगा। अब देखिए, चीन को लीजिए, माओ ने चीन को एक किया। एक वो हमने कहानी सुनी है ना कि एक पिता के 5 बेटे थे, तो वो एक डंडी का गट्ठर बना के उनको देता, कहता तोड़ो, नहीं तोड़ पाते, सिंगल सिंगल तोड़ते हैं। तो माओ ने चीन को ऐसा एक स्ट्रांग गट्ठर बना दिया। तो कैसा बनाया कि वो चीन आज अमेरिका, यूरोप, आज चीन हर चीज में सबसे आगे है ना। टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, हर चीज में आगे है। तो अब जो आप पिछड़ेंगे, अब आप ये इन्हीं चीज़ों में पिछड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, जेनेसिस ऑफ द नॉलेज, कि नई नॉलेज के लिए आप होते ही नहीं हो। आपका शुरुआती नॉलेज जो है ना है ही नहीं। मतलब आप क्या करते हो? आप यूनिवर्सिटी जाते हो फॉरेन जाने के लिए, और फॉरेन क्यों जाते हो? कामगार बनने के लिए। आपका अपना एक डेवलपमेंट का एक माइंड ही नहीं है वो। खैर, जो लोग बुरा बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, उनका तो उस चीज़ का तो कभी अंत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, है, देखिए, मैं बाहर आपको आप बताता हूँ, फॉरेन मैं आपको कंट्री में बताता भी हूँ, मैं आपको बताता बाबा हूँ, साहेब जी का नाम लिया जाता है। मोहम्मद जी के बारे में, हम्म। पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में कोई बुरा बोले तो उसको अधिकांशतर देशों में मौत की सजा है। मैं उतने एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा। मैं इस बारे में भी नहीं कहता कि आप सजा दो। हमारे, अब आप उनकी विवेचना करिए, आप उनका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना किस व्यक्ति के बारे में आप कैसा बोल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी की पूरी लेखनी में एक भी अभद्र शब्द नहीं है। उन्होंने जब किसी को अभद्रता का एक शब्द नहीं लिखा। अब आज लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी। जी जी जी। अब हम ये भी नहीं कर सकते कि भैया सबको उठा उठा के जेल में डाले, तो करोड़ों लोगों को जेल में डालना पड़ेगा। और जेल में डालने से कोई जो है ना, वो तो कोई, उससे क्या बदलाव होगा? उससे कोई बदलाव तो होगा नहीं, वो कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। बात लोगों को ये समझनी पड़ेगी जो मैंने समझाई, कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी एक विचारधारा है, आप उनको पढ़िए। जैसे मैंने देखा कि लोग बड़े सारे फॉरेन के फिलोसफर्स पढ़ते हैं, उनको भी पढ़िए, उनको भी पढ़िए। अगर आपके घर में आप 5 भाई हो, ठीक है, आप 5 भाई आपस में लड़ रहे हो, आपके बाप ने आपको बोला, डांट दिया, दुपट दिया, 2 बात बुरी बोल दी, किस लिए? कि आप पांचों एक हो जाओ। तो अब आप अपने बाप को गाली दोगे? बताओ। अपने बाप के बारे में फेसबुक पे कमेंट लिखोगे, गंदा कमेंट वही लिखोगे? चीज़। हाँ। तो ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, वो हमारे पितामह है, भारत के पितामह है, उन्होंने बोला, सबको जोड़ने के लिए बोला, तो गलत क्या बोला? तो उनको गलत क्यों बोलते जी, हो? वहाँ तो स्टूडेंट्स को बताया अब जाता आप है। अगर ऐसे ही आप अपने बाप को गाली दोगे, तो आप बाप की क्या सीखोगे? सीख पाओगे कुछ? कभी नहीं। फिर तो यही मैं, सॉल्यूशन तो यही है कि लोग उनको पढ़े। और पहले तो दिल के अंदर वो समझ ही नहीं पा रहे ना लोग, एक हाइपर स्टेट में रह रहे हैं सैकड़ों वर्षों से।
कोई समझता है हम तो ये है, हम तो। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो कई सालों तक जो है ना बीजेपी का समर्थक रहा, और पहले वो तोंगड़िया जी थे, प्रवीण तोंगड़िया, उनके सम्मेलनों में जाता था। और वो खत्री है, क्षत्रिय जो होते हैं। तो उनके परिवार में किसी की भी ना, हिंदुओं में दूसरी में जाति में मैंने शादी नहीं देखी। तो मैंने कहा भाई तू, तेरी शादी नहीं हो रही उस टाइम पे, तू कर ले यार, तू इतनी हिंदू है, तू इतना हिंदू हिंदू करता है, कोई देख ले, कोई बुढ़ियों में देख ले कोई। कहता नहीं, हम कैसे देखेंगे, वो नीचे हम ऊपर है। तो ये क्या स्टुपिडिटी है। मतलब, अच्छा मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, ये हमारे परिवार में भी हुआ है। दलित समाज के अंदर भी जात पात उतनी है। एक लड़की कहती है कि मैं उस जाति वाले को, तो कोई हमारे मित्र थे, तो वो जब उनको पता लगा कि हमारे मित्र की जाति है दलित जाति में, कहती है तुम उस जाति वाले को घर में बुलाते हो, हम तो उसे घर में भी नहीं बुलाएंगे। ये लड़की भी दलित जाति की, ये जाटव और वो वाल्मीकि। मतलब मैं कोई सामुदायिक बुरी भावना नहीं कहना चाहता। मेरे एक मित्र महाराष्ट्र के, जाति चमार, महाराष्ट्र के चमार। तो वो, जब मेरे मित्र को पता लगा मैं बाबा साहब जी के ऐसे विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि हम उनकी जाति वाले लोगों को तो महाराष्ट्र में घर में भी नहीं आने देते, उनकी जाति महारवाल। तो वो दोनों शेड्यूल कास्ट में आती जातियाँ। तो मेरी नानी ने मेरे को बताया कि हमारी जाति रैगर, तो वो बताती है कि जो खटीक जाति होती है, वो हमारे यहाँ पे शादियों में खाना भी नहीं खाते थे पहले, कि भैया वो ऊंचे और हम नीचे। तो ये जात पात है, ये नहीं मैं कह रहा कि भैया कोई खाली ब्राह्मण। अच्छा, इसमें बाबा साहब जी ने एक बात, इसमें कास्ट ऑफ इंडिया में एक बात बताई है, बहुत खास बात है। ये बात सब दर्शकों को जानने की जरूरी है जी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है इसमें कि जैसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जात पात बनाई, उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मणों ने जात पात नहीं बनाई। उन्होंने ये भी लिखा कि जात पात कहाँ से आई इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता। अब इक्वालिटी तो आ गई ना, अब आज भी लोग क्यों क्यों मान रहे हैं जात पात। इक्वालिटी आ गई, पढ़ लिख गए, आधुनिक शिक्षा आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। हाँ, ब्राह्मणों ने इतना किया कि उन्होंने इसको अपनाए रखा, और जब उन्होंने इसको अपनाया तो उनका क्योंकि प्रभाव बाकी लोगों पे था, तो उन्होंने भी उसको स्ट्रांगली रखा। तो अगर वो इसको छोड़ दे तो बाकी लोग भी छोड़ देंगे, ये उनका इसमें विचार आता है इसमें। जी, तो अब जैसे आप उसकी बात कर ही रहे हैं, आप भारत में जाते हैं कि, तो आपकी जो ये पुस्तक है, इसमें आपने भारत में जातियाँ भी अनुवादित की है इसके साथ। तो ये बता सकते हैं कि क्या वो किस आज के जो संदर्भ में किस रूप में प्रासंगिक है वो? देखिए, भारत में जातियां के अंदर जो सिर्फ जातियों की बात नहीं करी उन्होंने, उन्होंने ये बताया है कि जो भारत में चाइल्ड मैरिज होती थी, और चाइल्ड मैरिज का और सती प्रथा का क्या कारण था। तो चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और सती प्रथा के दो कारण ये थे कि अगर जैसे किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है, तो वो पुरुष कहीं मोहित होकर अपनी जाति से बाहर शादी ना कर ले, इसलिए उसको चाहे छोटी बच्ची से शादी करा दी जाए तो वो करा दी जाती थी। जहाँ तक स्त्री का प्रश्न था, अब यदि स्त्री विधवा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पुरुष के लिए तो, अच्छा पुरुष के लिए क्या प्रावधान है हिंदू धर्म में था पहले, कि पुरुष कितनी भी शादियां कर सकता है, लेकिन स्त्री के लिए यह प्रावधान ना है, और ना इसे रखा गया, ना पहले था कि वह कितनी भी शादियां कर सकती है। एक एग्जाम्पल में महाभारत का और कुछ लोगों का मिलता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसको ध्यान नहीं रखते। तो महिलाओं को जो है ना, विधवा होने पे वे भी मोहित होकर किसी दूसरी जाति वाले से शादी ना कर ले। तो क्योंकि अब महिला एक ही शादी कर सकती है, पुरुष तो कितना भी कर सकता है, तो महिला एक ही कर सकती है, तो उसको निपटारा कैसे किया जाए, तो उसको सती बना के निपटारा करते थे। लेकिन ये प्रथा हर जाति में नहीं होती थी, कम जातियों में थी।
तो ऐसे करके भारत की जो जाति प्रथा थी ना उसको स्थायी रखा गया, ये बात उन्होंने समझाई है। इसका आज इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जैसे एक टीवी सीरियल आया बालिका वधू, ये जो ऐसे आते हैं ना, ये वो पुरातन सोच को दोबारा से लेके आने की प्रयास है। अब मैंने देखा दिल्ली में रैगरपुरा में उन्होंने एक चौक बनाया कि सती चौक, और जगह जगह पूरे इंडिया में सती माताओं की पूजा मंदिर। ये सोच क्या है, ये पुरातन सोच को दोबारा लेके आना चाहते हैं। अभी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या सती दोबारा करोगे? क्या बाल विवाह करोगे? तो ये इसलिए है कि आज का युवक समझे कि वो किस दिशा में जा रहा है। राजनेता उसे अपने स्वार्थ के लिए जो एक धर्म की आग में झोंक रहे हैं, लेकिन उस धर्म के जो सिद्धांतों से क्या समस्याएं हमारे भारत में लोगों को रही है, वो समझने के लिए ये भारत में जातियां एक बहुत ही उत्कृष्ट लेख है उनका। जी, तो मैं एक बार फिर दर्शकों को बता देता हूँ। आप बाबा साहेब जी के ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहें और उनके ज्ञान को शेयर करना चाहें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 8527338138 मेरा मोबाइल नंबर है। तो निखिल जी, इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं आपने यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे इस चीज़ के बारे में आप कुछ क्या ज्ञान रोशन करना चाहेंगे? कुछ आपने जो छोटे छोटे नहीं, ये तो काफ़ी बातें बताई दी मैंने जी, ये तो मैंने बता ही दी है। बाकी जो आपकी इंटेंशन है, जिस इंटेंशन से आपने बात की कि ये चीज़ सब जगह होती है और जैसे बाबा साहेब जी को ऐसे लोग बोलते हैं, तो ये एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये जो आपने इंटेंशन बताई लोगों की कि ऐसे हर लोगों के अंदर ये चीज़ है कि अब आप बता रहे कि दलितों में भी ये चीज़ है कि वो ऐसे लड़की ऐसे कह रही थी कि ऐसे ये आप मतलब मेरे हमसे नीचे जाति का है जो भी, तो ये सब चीज़ें जो है इस अच्छा, चीज़ में ये जो जो आपने बात लड़की है ना, बताई है। ये जो हाँ, लड़की है, ये मोदी फैन है। अच्छा अभी हाँ, ये लड़की मोदी फैन है, कट्टर हिंदू लड़की है। अब बताइए उसका हिंदू धर्म में क्या स्थान है? और वो हिंदू जो उसका स्थान है वही दूसरे का स्थान है, लेकिन उसके बारे में कैसे सोच सकती है, कट्टर हिंदू बन रही है। नहीं, जो आपकी इंटेंशन है वो क्लियर है, ये अच्छा लगा मुझे जान के। बाकी मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा इसके साथ कि पुस्तकों ये जो आपने पुस्तक लिखी है, इन पुस्तकों को पढ़ने से क्या हिंदू में अलगाव और टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है क्या? मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि पैदा नहीं होगी या ऐसा कुछ? नहीं, ये जो लेख था, ये बाबा साहेब जी का भाषण था और लेख था, ये उनके जो टकराव और अलगाव पहले से उसे खत्म करने के लिए था। ये तो सुझाव दिए गए ना कि भैया आप एक किताब बना लो, अपने पुरोहित वर्ग को ट्रेंड कर लो, है ना, जी, सब एक हो जाओ। जैसे वो समझा रहे हैं कि यूरोप के अंदर देखिए, आज यूरोप की ताकत देखिए। आज यूरोप, ये जो यूरोप है ना, ये इतना आपस में इतना लड़ने वाले लोग एक हो गए आज, है ना। तो वो क्या समझा रहे हैं, जैसे यूरोप के अंदर कमजोरों को हथियार रखने के, राजनीति में आने के और शिक्षा के सारे अवसर मजबूत लोगों ने दिए, तो आप वैसे अवसर दो तो आप मजबूत बनोगे। तो आज यूरोप मजबूत बना है ना। अरे भारत तो यूरोप यूरोप तो आज कह रहा है यूरोपीय संघ, भारत तो अपने आप में एक बहुत मजबूत संघ है, ठीक है। हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, मिलावट उसमें आ गई तो अब अलग अलग हो गए सब। वो अलग अलग का नतीजा देखो आप क्या हुआ। मतलब इनको इतनी शर्म नहीं आती कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गए या अफगानिस्तान बन गए, ये किसकी कमजोरी का परिणाम है? देखिए, बड़ा क्षेत्रफल का क्षेत्र, कितनी चीन ने अपने आप को विकसित क्यों किया, अपना क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया? हालांकि मैं मानता हूँ उन्होंने गलत किया, तिब्बत पे कब्जा किया, इनर मंगोलिया पे किया, लेकिन वो बड़े विकसित विशाल क्षेत्रफल का फायदा आज उनको क्या हो रहा है कि आज उनको कोई खनिज चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जो खनिज है ना, रेयर अर्थ जो है ना, वो है तो चीन में है या यूक्रेन में है। देखो यूक्रेन में क्या हो रहा है, उन खनिजों के लिए कैसे युद्ध हो रहा है, जी, लेकिन आज चीन में वो खनिज है। जो मोबाइल के अंदर जितनी भी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चीन आगे क्यों हो गया, क्योंकि चीन के पास वो खनिज है। तो क्षेत्रफल है ना, आज बहुत सारा खनिज पाकिस्तान में है, बहुत सारा खनिज अफगानिस्तान में है ना। भारत में जो होता, जो लोग पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनको भारत के अंदर जो चीज़ें होती उसका फ़ायदा होता। जो यहाँ के होते उनको वहाँ का फ़ायदा होता। दूसरा, एक बड़े राष्ट्र के रूप में हम रहते तो
कोई और शक्ति हमसे जो है ना वो टकरा नहीं पाती, तो सबको फ़ायदा होता कि नहीं। तो आज बांग्लादेश का आदमी कहाँ जा रहा है काम करने? वो या तो इलीगल तरीके से भारत आता है या विदेश चला जाता बिल्कुल है बिल्कुल। है ना। आज जग जाहिर है, आज की में सबको पता ही है। तो एक हमें तो हमारे तो पूर्वजों ने, सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या मुगलों ने भी ये कोशिश करी कि भाई ये एक बड़ा राष्ट्र बने। अब ये इनको आपस में लड़ना है, जब लड़ेंगे आपस में तो उसका परिणाम यही है कि आप 100 करोड़ जो है ना वो गरीब लोग हैं भारत में। तो कोई इस पुस्तक से संबंधित कोई अंतिम संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को तो क्या देंगे? दर्शकों को तो मैं संदेश क्या देना चाहूँगा, मैंने पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे को एक कठोर शब्द हो, क्योंकि दिल की कई बातें होती हैं जो दुखती है। और हमारा भारत का कानून भी ये अधिकार देता है कि जब कुछ दुखित हो, व्यथित हो मन में, तो पीड़ा उसे निकाल देनी चाहिए, वरना वह गांठ बन जाती है, जो मैं नहीं चाहता। मैं इस पुस्तक के लिए यही संदेश दूंगा कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ें, कई विद्वानों को पढ़ें, जो भी आपको विद्वान मिले ना उन विद्वानों को आप पढ़ें, वह चाहे हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों। हम आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा समय मोबाइल्स में देते हैं, टीवी में देते हैं। ठीक है, आप दीजिए, नई चीज़ है, नए युग की क्रांति है, उसका भी हिस्सा बने। लेकिन जो पहले का युग बीता है, जिस युग से इतने विद्वान लोग निकले हैं, उस युग में उन विद्वानों ने जो लिखा है उसको भी आप पढ़िए। और डॉक्टर अंबेडकर जी का मकसद इस पुस्तक को लिखने का हिंदुओं को एक करने का था। इस भावना से अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको किताब बहुत अच्छी लगेगी। इस भावना से अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जी को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेजुडिस, पूर्व धारणा, पूर्व कुअवधारणा, पहले से स्थापित बुरी अवधारणा से, बुरी सोच से यदि उनको या किसी को भी पढ़ेंगे या सोचेंगे उनके बारे में या बोलेंगे, तो वो तो बुरा ही होगा। अपना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट ना देखें, अपने मित्रों का, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का भी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट देख के चले। ये मैं कहना चाहूँगा। तो जैसे आप जानते हैं जयंती बाबा साहेब जी की है, तो इस वर्ष जो जयंती है उससे कोई जुड़ी हुई विशेष बात कोई साझा करें जिससे हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन मिल सके। जैसा मैंने आप उदाहरण दिया इसमें कि ये जो जातियाँ है ना, ये अनुसूचित जाति के अंदर भी ऐसे बटे हुए हैं, है ना। जी। एक मैं कहना चाहूँगा कि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो अपने आप को वैसे आदिवासी बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग जिनको बोलते हैं वो एक शिकायत करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनके बारे में कहाँ क्या लिखा है। ये पुस्तक के अंदर जब वो कहते हैं कि जब मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ तो वो भारत के आदिवासियों की भी बात है। तो इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब भी अनटचेबल्स, अस्पृश्यों, अछूतों की बात करी है, उन्होंने उसके अंदर जो आज दो कैटेगरीज है, दोनों ही कैटेगरीज के लोगों की बात करी है। ये बात उनको समझने की है, उनके बारे में भी इस पुस्तक में उन्होंने बात करी है। और आप क्या कहते हैं? जी, मैं यही कह रहा था कि बस आप मार्गदर्शन करें हमारे लोगों को, जयंती के विशेष अवसर पर लोगों को जरा बताएं। जयंती के विशेष अवसर पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, मेरा जो भौतिक कार्य है ना डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन का, उसमें लोग सपोर्ट नहीं करते, कोई भी डोनेशन नहीं देता। अगर आप मान लीजिए मैं अगर ये काम नहीं करता, मैं कुछ और कर रहा होता, मेरे पास तो डिग्रीज भी हैं या बिजनेस भी कुछ कर लेता, तो मेरे को क्या है, मैं नहीं करता तो आज मैं ये विचार आप तक नहीं लेके आ पाता, ये अनुभव आप तक नहीं लेके आ पाता। ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, इसमें बहुत लगन से काम करने पड़ते हैं, बहुत अपने आप को नियंत्रित रख के काम करना पड़ता है, समाज को जोड़ने का काम है। अब इसके अंदर अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई भी ये काम नहीं करेगा। मैं तो यही कहूँगा कि सपोर्ट करें। और दूसरी बात यही है कि भाई
एक, हालांकि ये विषय से अलग हट जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि भारत में क्या है कि मान लीजिए कोई अपने आप को नीची जाति का समझता है। अब मान लीजिए उसकी शादी हो गई किसी ऐसे व्यक्ति से जो उच्च जाति का, जिसको वो उच्च उच्च जाति का समझता है, तो वो अपनी जाति वालों को या बाकी जाति वालों को नीची बर्ताव, नीची दृष्टि से बर्ताव करने लगता है। ये गलत है। या फिर किसी के पास, किसी की नौकरी लग गई, शिक्षा आ गई, वो सिर्फ अपने परिवार को देखता है। अच्छा, उसमें ये भी होता है अगर वो किसी की मदद करता है तो लोग उनको भी फिर मिसयूज करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। ये बात लोगों को समझनी है कि कोई सहायता करे तो उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी ना हो कि अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो वो आपकी केवल अपनी निधि नहीं है, वो सामाजिक और पारिवारिक निधि है और राष्ट्र की निधि है, तो उसे राष्ट्र, समाज और परिवार के साथ भी साझा करें। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको एक बात भी बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे पुस्तकें लेते हैं या हमें सहयोग देते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि हम आपको दे देंगे सहयोग, लेकिन हमारी दी हुई धनराशि गलत जगह ना जाए। तो वो जब हमारा नहीं, अभी वीडियो तक क्या किसी ने कोई कुछ लाखों करोड़ रुपए दे दिया क्या? लाखों करोड़ रुपए नहीं दिए किसी ने, कितने दिए हैं? लेकिन जिसने भी हमारी 10 पुस्तकें ली है, ये जो लोगों की छोटी सोच है ना, हाँ ये छोटी सोच है। वो कभी ये नहीं सोचते कि वो जो अपने पैसे को बेकार में कहीं खर्चा कर रहे हैं, वो जहाँ जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। अगर उनको, देखिए हमारे तो इतने वीडियोज़ हैं, इतने साल से हैं, इतने वीडियोज़ हैं, इतने लेख हैं, इतना कांटेक्ट होते हैं, तो अगर वो इतना कुछ देखने के बाद भी अगर उनको डाउट है तो इसका मतलब उनमें दिमाग ही नहीं है, उनमें इंसान की परख ही नहीं है। और इन लोगों में इंसान की परख नहीं है। आप देखिए, इन लोगों में परख नहीं है, तभी तो आप देखिए ना, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग उनकी तरफ जाते हैं। वो धार्मिक रूप से बेवकूफ़ बनाते हैं, पॉलिटिकल रूप से बेवकूफ़ बनाते हैं, बिजनेस के ख्वाब दिखाते हैं, लोग उनकी तरफ जाते हैं और कंगले होके आते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जैसे हमारा जब काम देखते हैं, जब मैं उनको मैसेज करता हूँ, उनसे मेरी बात होती है और व्हाट्सएप पे मैं उनको मैसेज करता हूँ, तो वो कई लोग हमें सहयोग भी कर देते हैं हमारा काम देख के, हमारा कार्य देख के, और वही कहते हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो और अच्छी बात है कि हमारा जो दी हुई धनराशि है वो गलत नहीं जा रही, और हम अपनी कुछ हमारी विशेष पुस्तकें भी उनको भेंट स्वरूप देते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि निखिल जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो उनकी मतलब उनको आप हिम्मत बढ़ाएं। उनका एक ये लगता है कि हाँ, पीठ पे थपथपाहट मिलती है, अच्छा लगता है कि हमारे समाज के लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे अपने लोग ही नहीं हमें समझेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी, हमारे अपने बात घुमा के वहीं रह सभी हैं, जाएगी। सभी अपने हैं। सभी अपने हैं, हाँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप जुड़िए हमसे। जैसे मैंने आपको अपना नंबर बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपसे डायरेक्ट बात मैं कर सकते आपको हैं। एक बात बताता हूँ, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं वैसे जाति में नहीं विश्वास रखता, पर लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के और डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुयायी या ओबीसी वर्ग के या एसटी वर्ग के भी लोग देख रहे होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी की कुछ किताबें किसी को चाहिए थी, तो वो उपलब्ध कराने में मुझे थोड़ी भाग दौड़ थी। तो देखो, मैं तो अपना जो ये मानता हूँ कि भैया मुझे उतना ही धन आए जितना मान लीजिए मेरे को प्रोफेशन से आ रहा होता, लगभग लगभग। कि अगर मुझे मान लीजिए प्रोफेशन से, अपनी एजुकेशन से, अगर जो भी आ रहा हो मैं उस हिसाब से लेता हूँ। तो अब वो किताबें की प्राइस था 3,000 रुपये, और मैंने उनसे लिए 25,000 रुपये, और वो जाट समाज से थे, वो फॉरेन से आए थे, जाट समाज से थे, और उनको वो किताबें मिल नहीं रही थी, तो मैंने उनको उपलब्ध कराई। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिल से दिया और प्रशंसा करी, और उन्होंने कहा कि पैसे मायने नहीं रखते, आप जो ये काम कर रहे हो ना वो मायने रखता है। आपको बताता हूँ, वो जो पैसे जब आए थे वो सेकेंड लॉकडाउन के बाद आए थे, और बिल्कुल भी कोई, मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड लॉकडाउन में तो ये हालत थी कि 100 रुपये भी जेब में संभाल के रखने पड़ते थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और ऐसा कोविड के बाद तो अमूमन ऐसा ही हो रहा है। तो वो पैसे उस समय बहुत काम आए। ये तो धर्म का कार्य है, मेरी भी जो ब्लेसिंग्स है वो उनको लगेगी। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, पर हर इंसान के, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मानवता का काम कर रहा हूँ, है जी। लेकिन यहीं पर क्या होता है, अगर मान लीजिए एक और फॉरेन के व्यक्ति थे, अब मैं सब लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से प्रताड़ित
किया जाता हूँ मैं भी, और दलित समुदाय के द्वारा ही। वो फॉरेन के थे, वो मुझसे कई साल से जानते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ किताबों की लिस्ट बताई। तो वो किताबें क्या थी कि मुझे दिल्ली के अपने घर से 20-20, 22-22, 25-25 किलोमीटर अलग अलग समय, मतलब लगभग 3 दिन मेरे को दौड़ना पड़ता। और कार में, मैं तो कार में सफ़र करता हूँ, पेट्रोल डलता है, और पूरा पूरा दिन लगा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि इन किताबों को मैं आपको लेके दे दूँगा, लेकिन मैं आपसे 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगा, जो भी उसका प्राइस होगा, और जो भेजने का होगा वो आपका होगा। इतनी सी बात, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जॉब कर रहे हैं, मुझे कई साल से जानते हैं, मेरी सारी गतिविधियां देख रहे हैं, और सिर्फ 5000 रुपये मैं उनसे एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहा था, क्योंकि 3 कोनों में भागना है, कार में पेट्रोल डालना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आप एक जगह गए, वो कहेंगे भैया आप 2 दिन बाद आ जाना, तो हाँ, दोबारा भी जाना पड़ेगा, होता है चीज है ना। बहुत। वो कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा स्कैम चलाया हुआ है। मैंने कहा भाई, यूज मैंने द तो वर्ड स्कैम। स्कैम, उन्होंने कहा आपने स्कैम, डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे स्कैम है ये। तो ये 5000 रुपये अगर मैं 3 दिन 4 दिन भाग के उनके लिए कोई मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है स्कैम तो असली ये है। मैं स्कैम बता देता हूँ कि किन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे स्कैम चलाया हुआ है। स्कैम असली उन लोगों ने चलाया हुआ है जो उनके अथक प्रयासों से शिक्षा लेकर, नौकरियां लेकर और सत्ता में आकर, और व्यापार और प्राइवेट सेक्टर में मोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, जिनको हिंदुओं ने गले लगाया है। और वो मेरे जैसे व्यक्ति में उनको बुराई नज़र आती है, वो समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। असली स्कैम तो वो स्कैम है। इसलिए मैं कहता हूँ आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, ये मेरा अपना सोच है। पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। मिशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते बाबा साहेब जी के। असली स्कैम इन लोगों का स्कैम है। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर जी के समय भी स्कैम कर रहे थे। एक उदाहरण है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किसी की बहुत मदद करी, वो बहुत अमीर हुआ, और उसने डॉक्टर अम्बेडकर जी को 20,000 रुपये देने से मना कर दिया, और उनको नीचा दिखाया। कैसे कि उनको अपनी डिमीन बेटी किया। से, अपनी बेटी से दिलवाए, और उनके परिनिर्वाण के बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके ऊपर उनकी बेटी ने केस कर दिया। तो असली मानसिक। स्कैम तो ये लोग हैं। बाबा साहेब जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा एक तरीके से, तो मानसिक उत्पीड़न था। प्रताड़ित जो है ना, अब जैसे मैंने बताया, आज एक और उदाहरण बताया, मैं उसके शब्द बता देता हूँ। मेरे इतने 16 साल के इतने सामाजिक काम करने के बाद, इतने संघर्ष और इतने कठिन परिस्थितियों में काम करने के बाद, वह व्यक्ति लिखता है कि आप समाज के दलाल हैं। तो एक तरफ तो तथाकथित उच्च जाति वाले हिंदू, उनसे ऐसी बातें सुनने को मिलती है, और एक उनसे तो तरफ मिलती है। परिवार वाले अलग कहते हैं कि इतना क्वालिफाइड, इतने अच्छे प्रोफेशन को छोड़कर तू किनके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि परिवार वाले कहते हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसे महान आदमी से नहीं सुधरे, तो तेरे से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नहीं, मैं और भी आपकी इतने दुख की बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता मैं आपकी क्या क्या मैंने दुख सहा है। और मनन जो तीसरी है। तरफ ये जो है ना, जिनके लिए संघर्ष करो, उनसे तो आए दिन, उनसे ज़्यादा तथाकथित उच्च जाति के हिंदू नहीं करते, वो तो बड़े अच्छे मित्र हैं। इनसे ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। जी, मैं तभी आपको कह रहा था, मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ, उसी को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा था। एक मैंने चीज़ ये भी देखी है कि आप निरंतर कार्य करते हैं, निरंतर पुस्तकें लिखते हैं, रात को भी कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसको आप डालते हैं सामने। कभी कुछ ये चीज़ मैंने आपकी देखी भी है, बल्कि एक बार कुछ किसी ने आपको पुस्तकों का शायद ऑर्डर दिया था, तो उस समय किसी कारणवश पुस्तकें डिले हो गई थी। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन उस दौरान ऐसा हो गया था क्योंकि कुछ पुस्तकें प्रिंट होके आई नहीं थी, तो भी उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन उठाते ही हाँ, उन्होंने वो दस्तक मैं कहना बता शुरू देता कर दिया हूँ। था। लेकिन मैं आपकी यहाँ पे आपकी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को चाहता हूँ पता चले, आपने बिना देर लगाए उनको उनके पैसे वापस कर दिए। अगर आप चाहते तो बुक्स आने वाली थी, आप उनके आगे गिड़गिड़ाए ही नहीं, आपने ऐसे नहीं बोला, कुछ पाँच नहीं बोला हजार रुपये आपने, उन्होंने भेजे थे, बस आपने इंजीनियर थे। जेन्युइनली नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा थे, छः नहीं, हज़ार रुपये थे। 5 या, हाँ, छः 5 हज़ार या रुपये 6 जो भी थे, जी। इंजीनियर थे। और हुआ यूँ था कि जो बुक्स प्रिंट होनी थी, तो हमने बुक्स प्रिंट करनी थी, जिसमें से कुछ ये बुक भी थी और भी कुछ बुक्स थी। तो डोनेशन ली थी लोगों से,
हुआ यूं कि जिस समय ये प्रिंट होनी थी तो जो प्रिंटर होते हैं ना उनके पास उनका स्कूल की प्रिंटिंग का भी काम होता है, तो स्कूल की बुक्स प्रिंट होने लग गई, तो उन्होंने हमें डिले कर दिया 1 डेढ़ महीना। उनका डिले हुआ तो बाकियों को भी हम नहीं दे पाए समय पर। तो वो भी ऐसी गर्मा गर्मी वाली मतलब अभद्र कि आपने गलत कर दिया ये, और मेरे से तो नहीं हुई बात, ज़्यादा आपसे हुई थी। तो जब आपने मुझे बताया कि ये ऐसे कर रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, इनके पूरे पैसे तुरंत वापस कर दो। तो आपने कहा नहीं मैं बात कर लेता हूँ शायद मान जाए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हाँ मेरे को लगा मैं कि लोगों को बताना चाहूंगा किसी कि भाई गलत हम फहमी कोई के पैसे, कारण। मैं कोई हाँ पैसे के लिए जो है ना, जी जी जी, मैं कोई ये पैसे के चीज़ लिए, मैंने खुद देखी तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। पैसा तो कमा ही रहे हैं ना इतने सारे, बाबा साहब जी की अनुकंपा से हम्म। लोग पैसा कमा ही रहे हैं, पैसे में क्या है, पैसा तो आ ही ये जाता है। गलत ना समझे, कोई गलत फहमी ना हो हमारे बारे में, मैं उसको ही क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन आपने तुरंत भी बात करके आपको बोला कि दे दो, जी जो है वापस कर दो। तुरंत ऐसे उनको, बहुत लोग हैं, बहुत हाँ लोग जी, हैं। आपने उनको तुरंत पैसा वापस अरे कर भैया दिया, वो हम भी तो खुद दे रहे हैरान हो हैं, गए। मैं तो दे रहा हूँ समाज को, मैं तो दे रहा हूँ। तो ये तो मित्रों, आप इससे संबंधित अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे तो मैं आपको अपना कार्य भी भेज सकता हूँ, हमारी पुस्तकों की फ़ोटो भी भेज सकता हूँ, हमारी वेबसाइट है जो www.nspmart.com, उसके लेख भी आपको भेज सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एक एक पुस्तकों के ऊपर श्रम का विभाजन और निर्माण, उसके बारे में जो आप उसका लेख आप पढ़ सकते हैं, हमारा जो भी कार्य है उसको आप पढ़ सकते हैं, ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, या कोई और सहयोग के लिए भी, पुस्तकों की जानकारी के लिए। मैं तो कहता हूँ आप करिए सहयोग, निखिल जितना अच्छा काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और मैंने खुद इनकी करीबी से देखा है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना समझने के बाद भी आप अगर सहयोग नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको और मैं नंबर अपना दे एक देता हूँ। राजीव जी जी, मैं एक बात और लोगों को बताना चाहता हूँ। जी मैं मीडिया से हूँ, मेरे मीडिया में बहुत अच्छे स्तर के दोस्त हैं, और मेन बात यह है कि मैं मीडिया से हूँ, मेरे लिए मीडिया एक खिलौना है। लेकिन 16वां साल है ये बाबा साहेब जी के मिशन में, 16 साल। आजकल तो लोग 1 साल कुछ काम कर लेते हैं, गले में पटका डाल लेते हैं, जय भीम बोल लेते हैं, संविधान सिर पे रख लेते हैं, नौटंकी कर लेते हैं, या कोई भी दूसरे संस्था में हो, चाहे वो हरा पटका हो, चाहे वो संतरी पटका हो, चाहे वो पीली पगड़ी हो, वो लगा लेते हैं, या देशभक्त बन जाते हैं, साल भर में आते हैं, हाईलाइट करवाते हैं अपने आप को। 15वां साल के बाद जाके मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय है कि आना चाहिए। और मैं एक और बात बताता हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। असल में तो 2010 में मुझे लोगों ने कार्यक्रमों में बुलवाना शुरू कर दिया था, तो लोगों को ये उम्मीद हो गई थी कि भाई एक नेतृत्व खड़ा हो रहा है, एक ये युवक जो है ना ये नेता बनेगा ऐसा लोगों को लगा। तो मैंने भी लोगों को समझने की कोशिश करी। हाँ तो 2010 से 2014 तक मैंने समझने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि जो लोग हैं ना, वो नेता से उनका एक ही काम है कि उनके काम पूरे हो जाएं। तो वो साफ साफ करते, साफ साफ करके अपना काम करवाते थे। बाबा साहेब जी को उन्होंने ही साफ साफ करके बाबा साहेब बना दिया है ना, काम पूरा करवा दिया। काशीराम जी के शब्द है कि बेचारे बाबा साहेब जी भी उन्हीं के बच्चों की नौकरियों के लिए और उसमें लगे रहते थे उनका समय। तो मैंने तो ये चीज़ 29-30 साल की उम्र में सीख ली, समझ ली क्योंकि मैं 29 साल की उम्र में मिशन में आ गया था। जी। तो मैंने उस समय ही 1-2 साल में जब मुझे लोगों ने बुलाना शुरू किया, मैं जाना शुरू किया, और मैंने लोगों से बात करी, और फिर 2014 में जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, तो इलेक्शन से भी मैं राजनीति से भी दूर हो गया, कि मुझे लगा भाई ये नेता से भी ऐसे कि नेता तो आ जाए उसके कपड़े भी उतरवा लो, ऐसी सोच है लोगों की, अपने मकसद। तो मेरे को कोई भी आता है, एक मेरे पास आए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोफेसर का इंटरव्यू है वो क्लियर करवा दो। अब मैंने कहा भाई, मन ही मन में कहा ये भी अनुसूचित जाति से, जो बाकी अभ्यर्थी होंगे वो भी अनुसूचित जाति से है, तो इनको शर्म आनी चाहिए, ये उनका हक खा रहे हैं, और फिर ये बाकी हिंदुओं के लिए कहते हैं कि हिंदू हमारा हक खा रहे हैं। मैंने कहा मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं कभी किसी के, मैंने सबको बोलता हूँ मेरे पास कोई पर्सनल काम से नहीं आना, मैं किसी के पर्सनल काम नहीं देखता। अभी किसी का फ़ोन आया कि मेरी डॉटर है, वो उसका कुछ है,
अच्छा, वो मेरे को जानते नहीं, किसी और ने मेरा नंबर दे दिया कि उसका कोई यहाँ पर दिल्ली में एजुकेशन का, मैं तेरे बाप का नौकर लगा हूँ मैं? सामाजिक काम है, समाज में जुड़ो, समाज के लिए काम करो, जो नीतियाँ बनेगी उसके फायदे सबको होंगे। ये क्या अपने व्यक्तिगत के नौकर होते हैं कोई सामाजिक काम करने वाले तुम्हारे बाप के? अक्ल ही नहीं है। अक्ल इसलिए नहीं है, एक आदमी विद्वान है, उसने इतनी मेहनत करी, मान लो आज मैं किताबें पढ़ रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी पे, रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे, यूएसएसआर कैसे टूटा, मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ रहा हूँ, तुम उठा के मेरे को तुम्हारी बेटी का नौकर बना रहे हो। ये अक्ल है कि क्या तुम्हारी समाज के अंदर क्या सोच है? ऐसे ही जब मैं बॉम्बे में काम करता था और मैं फिर दिल्ली, उन दिनों जब मैं मिशन में जुड़ा, तो मैं तो सबसे पहले बाबा साहेब जी का चैनल शुरू किया, अम्बेडकर टाइम्स, ठीक है, यूट्यूब पर सबसे पहला मैंने वो चैनल शुरू किया जिसपे वीडियो, ओरिजिनल वीडियोस डले। उससे पहले एक चैनल था, तो वो कॉपी उठा उठा के पुरानी फिल्मों की डाल देते थे, बाबा साहेब जी पे जो महाराष्ट्र वगैरह में बनी है। तो मैं जाता था तो लोगों की समस्याओं के लिए मैं शूट किया और आके चैनल पे डाला। तो मैंने कहा भाई मेरी जो एजुकेशन बाबा साहब जी से मिली है, इसे थोड़ा मैं समाज के लिए भी करूँ, मैं प्रोफेशनल काम भी उस समय कर रहा था। तो लोगों ने मुझे ये समझ लिया, ये तो भैया फ्री का फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, मुझे इसलिए बुलाने लग गए कि भैया उनका फ्री में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो जाएगी। मैंने कार्यक्रमों में जाना ही बंद कर दिया। अभी एक लेखक हैं, उन्होंने मेरे को अपने बारे में बताया, मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी। अब मैंने देखा कि मैं उनके अंदर का लेखक खोज रहा हूँ, मैं उनके अंदर का विद्वान खोज रहा हूँ, वो मेरे अंदर दुकानदार खोज रहे हैं। क्या बदतमीजी लगा रखी है। अच्छा, इससे अकल क्यों नहीं है? इससे आगे कैसे बढ़ोगे? जिन हिंदुओं को बुरा भला बोलते हैं उनमें कम से कम इतनी काबिलियत तो है कि वो अपने काबिल लोगों के अंदर काबिलियत देखना जानते हैं। दलितों में वो भी नहीं है। वो तो बाबा साहेब जी जैसे आदमी को ऐसे कह रहे होंगे कि उस टाइम पे मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कर्मचारी बना दिया उनको। जो जिनकी सोच नीचे होती है वो एक तो एक दूसरे के बच्चे कहते हैं टांग खींचो, तो वो ऊपर वाले की भी टांग खींच के उसको नीचे करते हैं। तो मित्रों, आपने देखा और सुना भी निखिल जी को कि जब यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, कितने लोगों को नहीं पता था, तब निखिल जी ने अपना चैनल तभी बना लिया था। और बाबा साहेब जी का अगर देखा जाए तो जनरली और ओरिजिनली उनकी मतलब जो उनकी पुस्तकों से, उनके भाषण से उनका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तब मतलब मेरे ख्याल से किसी को पता ही नहीं होगा, तो ऑनलाइन द्वारा ही इन्होंने सबसे पहले प्रचार प्रसार करना शुरू किया, बाबा साहेब जी की पुस्तकें देनी शुरू करी। सही मायने में इन्होंने अपना एक तरीके से जो जीवन के जो मुख्य जो वर्ष होते हैं वो उन्होंने दे दिए उस समय को। तो आप भी इस बात को समझें और जुड़े हमसे, संपर्क करें मुझसे और हमें सहयोग दें। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो मैं आपको अपने हमारे कार्यों की वीडियो अगर आप देखना चाहें, हमारे ब्लॉग देखना चाहें, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ कहीं भी छुपी नहीं है, सब कुछ ग्राउंड पे है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और देखिए आपको अच्छा ही लगेगा 100%। तो मैं आपको फिर एक बार नंबर दे देता हूँ अपना, 8527338138। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आप अपना सहयोग देना चाहें पुस्तकों से संबंधित या और कुछ भी, आप उससे बात कर सकते हैं। तो नहीं निखिल तो जी और आपको फिल्मों की बड़ी अच्छी जानकारी है। जी। तो वो एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी दिलवाले, तो उसमें दिलवाले कौन सी थी कि हमें दूसरों का क्या था, हम तो अपनों के, कुछ ऐसा था ना, हाँ, मारे हुए। समथिंग ऐसे ही कुछ, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो खैर कोई नहीं, अब मैं तो यही कहता हूँ कि अब जैसे कर रहे हैं आप कार्य करते रहिए। आशा और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमने आपने कभी इस चीज़ को देखा भी नहीं है, अपने तो अपने डिसीजन क्लियर रखा है कि मुझे करना है तो करना है, चाहे कोई समझे चाहे ना समझे। आज ही करते करते 16 वर्ष का कारवां हो गया और निखिल जी ने बीते 16 वर्ष से कोई छुट्टी नहीं ली है। देर देर रात तक पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकें लिखना। और मुझे कई लोग खुद बोलते हैं फ़ोन करके कि पुस्तकें लिखना आसान नहीं है, और अकेले बिना किसी के सहयोग के देर देर रात तक, आप यकीन मानिए माइंड की नसें तक मतलब फड़क जाती है, इतना मतलब उनका कार्य रहता है। तो वो चीज़ वो वही समझ सकता है जो कर रहा हो। तो आप समझिए इस बात को और सहयोग करें मुझे, मतलब आप बताएं। मैं नंबर फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8527338138।
देर रात को फ़ोन करें, मॉर्निंग में करें, आपसे अगर आपसे राजीव बात जी, करनी है। जो लोग देख रहे हैं जी वो कहेंगे ये बहुत चालाक आदमी है, कहेंगे ये बहुत चालाक है, देखो ये ऐसे यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे समझदार लोग हैं जो देख रहे हैं। कुछ कहेंगे अरे हजारों हजारों की किताबें हम तो नहीं खरीदते। अब मैं कहता हूँ भाई, आप बाकी जगह खर्च करते हो, आप खरीदो, मेरे पास पैसे नहीं होते। मैं पैसे अभी पीछे मैं आपको बताता हूँ, कुछ मैंने फ़ौरन से किताबें मंगवाई तो मैंने अपना खाने का बजट कम कर दिया। मैं अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं अभी अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, मैं चिकन विकन इतना बाहर का नहीं खाऊंगा। मैं अपना थोड़ा घर के अंदर मैंने खाने का बजट से 2-3 महीने पैसे बचा के वो किताबें 20,000 रुपये की किताबें मैंने मंगवाई। पर जिनको आप कह रहे हो वो कहेंगे ये चालू है। ये सोच आपको सोचना है। आप मीडिया में हो तो आपको सोचना है कि आप लोगों की सोच कैसे बदलोगे। और एक बात ये भी है कि लोगों को लोग धोखे देने वाले भी होते हैं। कई पॉलिटिशियन आते हैं क्रांतिकारी बन के आते हैं, वो भी धोखा देते हैं। इसकी वजह से भी लोगों की जो है ना सोच खराब हो गई है, बहुत माहौल ऐसा हो गया है। लेकिन आज ऐसा हुआ, आप देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के टाइम पे भी जो है ना उनको भी कहा उन्होंने कि मुझे तो धोखा दिया, धोखा दिया उनको। जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, खुद बाबा साहेब जी ने भी उधार लेके किताबें पढ़ी है, भूखे रह के किताबें पढ़ी है। तो देखिए, प्रॉब्लम तो ये होता ही है। अब ऐसा नहीं है कि आज क्या, तब भी था ये चीज़, और आज भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब ये सोचेंगे, इस चीज़ को बोलेंगे और वो ख़त्म नहीं होगा कभी, वो चीज़ अच्छे रहेगी। लोग हैं पर अच्छे लोग चंद भी है, हैं, हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा। चंद है। हमारा लेकिन वीडियो सभी मैं तरीके के दर्शक देख रहे हैं, और हर जगह में कहीं पे भी आप जाएंगे आपको सब तरीके के लोग मिलेंगे। तो ये चीज़ें जिनकी समझना है वो उनकी समझ है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर भी किसी कारणवश अगर कोई संदेह है, कुछ है, तो आप बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कार्य देख सकते हैं। तो यही कहते हुए, इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे, और पुस्तकें भी लेंगे, और भी कोई मैं बात आपको करनी बताता चाहे। हूँ, उदाहरण देता हूँ। हम्म, अभी एक बीजेपी के नेता जो अभी मिनिस्टर भी, आई थिंक मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा जो है, क्या नाम है, जो यहाँ से दिल्ली में यहाँ से जिनका वो दंगों में नाम आया, उन पे एफआईआर भी लिखी गई है। पहले वो आम अच्छा, आदमी पार्टी में थे, कपिल फिर उसमें मिश्रा जी। कपिल मिश्रा नाम है उनका। अब कपिल मिश्रा जी ने एक कोई मंदिर के कोई मठ थे, तो उनको कुछ तकलीफ थी, तो वो मठ के लिए जो थे उनके लिए उन्होंने डोनेशन लिया, उनको 20-30 लाख रुपए डोनेशन भी मिल गया। तो यहाँ पर लाखों में जो डोनेशन आ रही है, या तो 100 रुपये 500 रुपये भी बड़े रो के लोग देते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये फिर उनको क्यों बुरा बोलते हैं? वो तो जागरूक है अपने अपने धर्म के प्रति। मैंने इतने लोग देखे हैं, खूब पैसे वाले देखे हैं, अच्छा खर्चा करते हैं, हर जगह खर्चा करते हैं। सामाजिक काम है बाबा साहेब जी के मिशन में अंडो। वो तो आप भी कह रहे थे कि और बाकी काम तो रुकते ही नहीं इनके, लेकिन बाबा बाकी साहेब काम जी नहीं के रुक नाम रहे पे जी, कोठियाँ बन रही है, 500-500 गज की कोठियाँ बन रही हैं, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रोज रात को एक नई बोतल खुलती है, क्लबों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए जब फिर जो बाकी हिंदू इनको कहते हैं ना कि भाई अब तुम इतना जब लैविश लाइफ जी रहे हो तो तुमको क्या जरूरत, तो वो गलत क्या बोलते, सही कहते हैं। पुस्तकों के लिए हाथ खड़े कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ पुस्तकें छोड़िए आप, पुस्तकों की तो ठीक है, उनको तो पुस्तकों की वैल्यू ही नहीं पता। पुस्तकें तो बहुत दूर की बात है, अगर वो इंजीनियर डॉक्टर ही बन गए तो सामाजिक पुस्तकों की, राजनीतिक पुस्तकों की उनको तो सेंस ही नहीं है, उन्होंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। एमबीबीएस भी बन गए तो क्या हो गया? मंथन तो है ही नहीं उनमें, सामाजिक मंथन और चिंतन तो है ही नहीं। उनकी बेटी सोचती है हम तो किसी अपर कास्ट हिंदू से शादी कर लेंगे, हमारे नाम के साथ उनका सरनेम जुड़ जाएगा, हम तो लुप्त हो गई, हम तो बच गई। उसका लड़की का बाप सोचता है मेरी बेटी तो अपर कास्ट हिंदू में चली गई, आधा मेरा वंश तो वहां चला गया, सेट हो गया। मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सब में हो, बेटे की नहीं हो पाती,
लेकिन वो वहाँ पे लुप्त कर देता है। अब वो लड़की सारी एजुकेटेड होकर बाबा साहेब जी के मिशन से एजुकेट हुई, अब वो बजाय इसके कि अपने समाज के कमज़ोर व्यक्ति को उठाए, जी उसको छोड़ देती है। समाज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज आधी जो पोस्ट है वो लड़कियां भर रही हैं। वो लड़कियां तो मिशन में जीरो है। आधी जनसंख्या लड़कियों की है, एजुकेशन उनको मिल रही है, मिशन में जीरो। और आदमी जो है वो, क्योंकि एक ये ना मनोविज्ञान, जैसे मैंने कहा ना कि उनको लगता है कि कुछ साधन आ गए तो अब वो उनकी तरह बर्ताव करे जो पहले से साधन संपन्न है या समाज में उच्च वर्ग की तरह है, तो वो वैसा बनते हैं। वो वैसे पूजा पाठ प्रतिष्ठान ये वो करें, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये बाबा साहेब जी के मिशन को देखिए, मेरे लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहेब जी का मिशन। तो क्योंकि मेरे दिल में ये बात आई कि यार अगर बाबा साहेब जी नहीं होते, ना तो मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में जा पाते, ना मेरे पिताजी, ना मेरी माताजी, ना मेरे चाचा जी, ना मेरे ताऊ जी, ना मेरी दो बुआएं, ना मेरा एक मामा, ना मेरे नाना, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब में गए, इन सबको जो एजुकेशन मिली वो बाबा साहेब जी से मिली। मेरे को जो मिली बाबा साहेब जी से मिली। तो मैं राइट। अगर फिल्म प्रोड्यूसर बना तो वो बाबा साहेब जी की वजह से एजुकेटेड होके बना। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ। मेरे पे तो, अब वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ऐसा हो जो उनके विचार थे। तो मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया कि अगर मेरा सब कुछ उनकी वजह से है, तो जैसे उन्होंने सब कुछ निछावर किया है, मैं भी अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि मैं असल बाप की औलाद हूँ। मैं नकली आदमी नहीं हूँ, मैं खुददार हूँ, और मैं गंदा नहीं हूँ। मैं देख सकता हूँ आपको, और आप काफ़ी भावुक होकर जुड़े बाबा साहेब जी से। जब आप जुड़े और एक अपना सब कुछ छोड़ के आप उनसे जुड़े, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी इस भावनाओं को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दर्शकों, आप समझिए इस बात को और सपोर्ट सपोर्ट कीजिए, फिर अभी सहयोग लोग कीजिए अच्छे कहेंगे कार्यों में। देखो एक्टिंग करता है, रो लेता है, ऐसे लोग हैं। जी वो तो खैर समाज में तब भी थे, जब बाबा साहेब जी थे तब भी थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। हमें अपना कार्य करना चाहिए, आप भी ये चीज़ बोलते हैं हमेशा। तो मित्रों, आप प्लीज़ मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 8527338138। अच्छी चीज़ है, अच्छा कार्य है, इसमें हमें सहयोग करें। तो निखिल जी, मैं वाइंड अप करता हूँ इस कार्यक्रम को, यहाँ पे समाप्त मैं करता यहाँ हूँ। पर जो एक कोई भी पार्टी बात है आप ना, रखना चाहें बहुजन समाज पार्टी, आजकल मायावती दोबारा से बोल सकते हैं। सक्रिय हुई है। जी जी। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं मायावती जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के एक भी व्यक्ति ने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आ जाओ इस पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में भी आप काम करो, जो आप काम कर रहे हो बाबा साहेब जी का काम कर रहे हो। मैं नहीं आऊँगा आपकी पार्टी में कभी भी। और निखिल जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे नहीं, बस दर्शकों मेरे, से? अगर दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, कोई बात बुरी लगी हो तो। मैं कोई ड्रामेटिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। एक इंसान के जीवन को और उसकी भावनाओं को समझना दूसरे इंसान के लिए ज़रूरी होता है। आप, मैं हूँ या किसी और भी हो, उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसके जीवन को समझिए। ये कोई कोई ये ऐतिहासिक वीडियो है, कोई ड्रामेटिक वीडियो नहीं है। ड्रामा मेरे को करना हो, मैं बड़ी अच्छी अच्छी मैंने फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स लिखी है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि लिखने में माहिर है तो बड़ा अच्छा लिखता है, लेकिन नहीं। मेरा जीवन का एक है कि अगर आप जहाँ पर सच है, देखिए मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो 16 साल से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ ना। जब हम लोगों से कहते हैं कि भैया आप हमें ज़्यादा पैसा दो, हम तो आपको सस्ती किताबें दे रहे हैं लेकिन पैसा ज़्यादा दो ताकि मिशन चलाना, हम तो साफ बोल के ऐसा करते हैं ना। तो हमेशा जो बात करिए हमेशा साफ बोल के करिए। तो इसलिए जो, अब ये भी हो गया लेकिन होना नहीं चाहिए था। जो मैंने वो बात बताई वो पहली बार मैंने आपको भी बताई है, पहली बार दर्शकों को भी पता चली है, जो नहीं, अच्छी बात है, अपने को इस पे कनॉट प्लेस में जो ट्रांसपेरेंसी, हाँ हुआ। ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी इस चीज़ में। मैं तो सबकी देखो
सबको देख रहा हूँ और सबको तोल रहा हूँ, और इसलिए मैंने सबकी बात करी है। नहीं, जो आपने ये बात है। की है, आपकी इंटेंशंस क्लियर रही है, आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं हमारी www.nspmart.com, और लेख के लिए, ब्लॉग के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो निखिल जी, इस कार्यक्रम को मैं यही वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप जैसे अब कार्य कर रहे हो वैसे ही करते रहेंगे निरंतर, 16 वर्षों से बिना छुट्टी लिए, रात दिन एक करके। दिन मतलब बाबा साहेब जी, रात मतलब बाबा साहेब जी, और दिल से आपने माना है उनको, दिल से किया है। इस चीज़ को मैंने भी देखा है, चाहे कोई हो ना हो आपके साथ, आपने निरंतर लगातार इस कार्य को आप करते रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार करते रहे हैं, बुक्स लिखते रहे हैं, उनकी वीडियो बनाते रहे हैं, ऑडियो बनाते रहे हैं, और कार्यक्रम को जेन्युइनली अपने तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। लेकिन ठीक है, कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते, और ये तो इन ऐसे लोगों का तो दौर आपका भी हमेशा से ही बहुत है। बहुत धन्यवाद कि आपने इतने साल से आप मेरा साथ दे रहे हो इस मिशन में, जी क्योंकि अकेला चना तो कुछ भाड़ क्या कहते हैं नहीं फोड़ सकता ना। जी तो जी जी परिवार ने साथ दिया है, आपने साथ दिया, और एक आध मित्र और है जिन्होंने साथ दिया है। जी तो आपने जो साथ दिया है, तो आपके अंदर एक अच्छा इंसान है, उसकी वजह से आपने साथ दिया है मेरा। जी जी ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी जी मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि सबके साथ, सबके अंदर सब चीज़ होती है, और सिंपल चीज़ होती है, लेकिन लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं उसको। तो सिंपल रखिए चीज़ों को, और मैं आपको एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ आपको, 8527338138। संपर्क करें, और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको पुस्तकें पढ़ना, और आपकी दी हुई धनराशि अच्छी जगह पे जाएगी, अच्छे कामों में जाएगी। इसलिए हम उसको धनराशि नहीं, सहयोग राशि, सम्मान राशि भी बोलते हैं। और पुस्तकें भी आप तक आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपकी दी हुई धनराशि का एक हिस्सा अच्छी चीज़ों में ही जाएगा। तो और ये भी ना सोचे कि भैया हमें कोई धन चाहिए, लेकिन हाँ, और ये आप बिल्कुल, अपना धन हाँ। अपने पास रखो। हाँ बिल्कुल, जिनको लगता है ऐसे आप बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, मुझे कई लोग हमें कहीं ऐसे। से 1 रुपया भी नहीं आएगा, हम हाँ मिशन करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से कमा के ले आए, कहीं से कुछ कोई ले नहीं, आए। बाबा साहेब जी चलाएंगे। आप लोग के पास कमी है ना, आप रखो अपना। बुद्ध भगवान जी का आशीष है। तो ऐसे आज तक कभी कभी भी नहीं, हम ये हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा ब्लेसिंग मिली है बाबा साहेब जी की, जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। और जो कई लोग ऐसे भी है जो मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं उनके भी अपने कार्य, वो थोड़ा बहुत भी अगर सहयोग करते हैं मुझसे, तो कहते हैं मैं उनके इसलिए कार्य भी कह नहीं रहा हूँ रुकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जी रखो, क्योंकि मुझे धन नहीं चाहिए। राजीव जी, हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल, क्या मैं कह रहा आपकी हूँ, बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे धन नहीं जी जी चाहिए। हाँ मैं बता दूं, अर्निंग कम होती है, लेकिन हमारे जो माता हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए रखा जी है। जी, ऐसी कोई ठीक है, बात नहीं है। कमी किसी चीज़ हाँ की नहीं, धन की कोई कमी नहीं है। बात ये होती है कि भावना की। जी, मुझे तो भावना चाहिए, मुझे तो वो इंटेंशंस। जी सिद्धांत चाहिए। वो धन आता है, अगर उस सिद्धांत के रूप में आता है। मैं आपको बता दूं, राजनीतिक पार्टी थी, 2014 से पहले 25 बार फोन आया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, और फिर वो सत्ता ये में आ बात, हाँ गई। जी, है ना। हाँ जी, ये बात भी थी आपको और मैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में राजीव जी मौका के नहीं भी मिला। परिवार जो है ना, वो बहुत अच्छे से राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक दिन बोलना है, पार्टी में जगह आराम से मिल जाएगी। सत्ताधारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। जी, पर हमने उस तरीके से सिद्धांत, सोचा नहीं। हाँ, मैंने उनको पार्टी वालों को बोला, देखिए अभी फिलहाल मेरे सिद्धांत आपसे मैच नहीं खाते, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैंने सोचा था कभी ये किसी और कार्यक्रम में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अभी उस बारे में बात नहीं हुई, नहीं, लेकिन बात बातचीत नहीं। ऐसी हो गई तो कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी हुई तो थी। मुझे धन तो हम लेते हैं, लेकिन हमें वो धन जो है ना, वो चाहिए सिद्धांत के तौर पे। हाँ जी, ये बात आपकी मुझे। धन नहीं है जी, कोई नहीं, पर सिद्धांत दे दो बस। वो अपनी कभी भावना इस दे दो चीज़ में अपनी। कंप्रोमाइज़ नहीं किया निखिल जी ने कभी। कई कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही, मतलब बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली, और ऐसे भी लोग हैं कई जो सेलिंग करने के लिए, उस चीज़ के लिए आप शुरू में मना कर देते थे, बात ही नहीं करते थे, जबकि कोई चाहे मोटा ऑर्डर हो चाहे बड़ा ऑर्डर हो, मना करते थे। आप चाहते थे कि लोग अपनी स्वेच्छा से आगे आए, खुशी से, यार तुम्हारी हमारी चीज़ है, इस पर हमारा हक है, इसके लिए दे, खुशी से, स्वेच्छा से ले, स्वेच्छा से पढ़े। आप हमेशा यही चाहते थे कि अपनी मर्जी से, खुशी से ले, लोग बाबा साहेब जी को पढ़े, उनके बारे में जाने, ना ही कि आप इस चीज़ को कभी कभी भी मैंने रोजगार या अपने व्यवसाय मिशन नहीं पे, बनाया बाबा आपने। साहब जी के मिशन पे, मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो है ना, नहीं, पर वो यहाँ पे एक माफ़ कीजिएगा, अगर आप रोजगार या व्यवसाय बनाना चाहते तो कुछ और आप कर सकते थे। आपकी अच्छी अर्निंग थी, बहुत सारी चीज़ें आपने कर रखी है, आप अपना जो लॉ कर रखी है उसके माध्यम से भी आप और चीज़ें कर सकते थे, अपनी अपना बना बनाए कैरियर नहीं छोड़ते, अगर आप रोजगार और व्यवसाय के लिए आते हैं। मैं, जो लोग गलत समझ रहे, जो लोग सोच रहे कि ये इन पे कटाक्ष या इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि सब कुछ वो पहले ही कर चुके थे आप।
और मैंने बताया ना, 28 पैसों साल के में तो चक्कर मैंने में, फिल्म हाँ, प्रोड्यूस करी। अगर पैसों की बात होती तो आप वो कर रहे होते, यहाँ पे नहीं बैठ के ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आप हेल्प नहीं मांग रहे होते। पैसे के तो 50 तरीके हैं कमाने के। जी जी जी। पर मकसद आपका कुछ और है। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बता सकते हैं जो आप कह रहे थे। मैं यही सिद्धांत की बात कर रहा था कि सिद्धांत जो है ना वो महत्वपूर्ण है, अगर लोग स्वेच्छा से वो सिद्धांत को समझे। यही कहना चाहता था, शायद ध्यान से उतर गई बात। जी कोई जी नहीं। जी। हाँ, वो जो आप आपका धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस जी पॉडकास्ट को करने के लिए, कि आपने समय निकाला और मेरे दिल की कुछ बातें जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता था, जी। वो आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। वो जो थोड़ी बात रह गई थी उसे मैं आपसे नेक्स्ट वार्तालाप में कंटिन्यू करूंगा। जो आपने जो बात कही थी कि आपको भी इलेक्शन के लिए जो बुलाया था, आपके सिद्धांत में मिले थे, तो उस चीज़ पे भी मैं अभी नेक्स्ट विषय में आपसे बात करना चाहूँगा समय के कारण रहते हुए। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि अ, जैसा आपने इस कार्यक्रम को देखा, बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे बात कर लीजिएगा। 8527338138 पे आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। निखिल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए आपका भी उस बहुत बहुत प्रोग्राम पे बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी दर्शकों बहुत बहुत आप हाँ धन्यवाद। जी, कोई आपका भी बहुत बहुत बात गलत धन्यवाद। लगी हो तो क्षमा चाहूँगा। जी जी ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।